ये डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा वीडियो है। इसमें हम आगे की डायमेंशन डिस्कस करते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में कुछ डायमेंशन डिस्कस किए थे, उसके आगे देखते हैं। बात करते हैं एरिया की। एरिया किसके इक्वल होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। और मैंने कहा था जिस चीज को भी मेजर करेंगे मीटर में उसका डायमेंशन एल बनेगा। तो यहां पर जो लेंथ है, अगर मान लो कोई रेक्टेंगल है तो हम कहते हैं उसकी लेंथ 2 मीटर है और ब्रेथ 1 मीटर है। तो देखो लेंथ और ब्रेथ दोनों को हम मेजर किस में कर रहे हैं? मीटर में मेजर कर रहे हैं। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 एल स्क्वायर t0। ऐसे भी कहीं लिखा होगा। ये बात ध्यान रखना है कि जब भी लिखेंगे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ये बात अच्छी तरह से रख लेना है डायमेंशन के टर्म में। वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ का भी डायमेंशन एल हो जाएगा, ब्रेथ का भी एल और हाइट का भी एल। तो ये क्या हो जाएगा? एल क्यूब हो जाएगा। या m0 एल क्यूब t0। डेंसिटी, डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है? मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास का डायमेंशन m और वॉल्यूम का एल क्यूब। देखो पावर नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml माइनस 3 हो जाएगा। ml माइनस 3। प्रेशर, प्रेशर किसके इक्वल होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा प्रेशर? प्रेशर हो जाएगा फोर्स का mlt माइनस 2, इससे पहले वाले क्लास में डिस्कस किया हुआ है। और एरिया का एल स्क्वायर। यहां पे देखो पावर 1 है, डिवीजन में पावर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। डिवीजन में पावर माइनस होंगे। देखो यहाँ पावर 1 है और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 1 और माइनस 2, माइनस 1 हो जाएगा। ml माइनस 1 t माइनस 2। तो ये हो जाएगा आपका प्रेशर का डायमेंशन। प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा? ml माइनस 1 t माइनस 2। मोमेंटम, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन m और वेलोसिटी का क्या होता है? lt माइनस 1। क्या हो जाएगा? m lt माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? मोमेंटम की डायमेंशन निकाल सकते हैं। कुछ और भी क्वांटिटी जैसे एंगुलर पैरामीटर्स जो होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो एंगुलर पैरामीटर जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल होता है, सिंपली एक एंगल होता है। और एंगल किसके इक्वल होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, होता है आर्क अपॉन रेडियस। सर्कल का, जो कोई सर्कल है तो उसका एक छोटा सा पोर्शन लेंगे तो ये क्या हो गया? आर्क हो गया। तो आर्क भी क्या होगा? एक लेंथ होगा। और जो रेडियस होगा, रेडियस भी क्या होगी? एक लेंथ होगी। सेंटर और सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस भी एक तरह की लेंथ हो जाएगी। आर की भी लेंथ है तो ये हो जाएगा एल बाई एल। ठीक। अच्छा, इसमें दोनों कट जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी क्या बोलते हैं? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखना, एंगल का यूनिट होता है। एंगल जो होता है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है रेडियन। डिग्री नहीं होती है। फिजिक्स में डिग्री नहीं लेंगे, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो हम बात करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। तो देखो ऐसे भी अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि क्या ऐसी कोई क्वांटिटी पॉसिबल है जिसका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल है, एंगल एग्जांपल है। एंगल क्या है? ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो है, रेडियन होता है, लेकिन इसकी डायमेंशन यही होती है, यानी डायमेंशन लेस होता है। ऐसे एंगुलर वेलोसिटी होता है। एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी होता है वैसे एंगुलर वेलोसिटी ये किसके इक्वल होता है?
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले बताया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है t, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा t माइनस 1, पावर 1 है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन होता है वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है सेम वैसे ही जैसे एक्सेलरेशन। क्या डेफिनेशन होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, t माइनस 1 अपॉन टी। और देखो t जब ये 1 है, ऊपर जाके ये भी क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, t माइनस 2 हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन को निकाल सकते हैं। टॉर्क, जैसे लीनियर मोशन में फोर्स होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप धक्का मारेंगे, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है पुश या पुल होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा। ऐसे ही रोटेशनल मोशन में जो फोर्स होता है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए जो आप इफेक्ट क्रिएट करते हैं या जो फोर्स लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। और जो टॉर्क होता है ये होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि R इंटू एफ होता है। R F साइन थीटा होता है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल R इंटू एफ की बात करेंगे। R की डायमेंशन क्या हो जाएगी L, और फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा MLT माइनस 2। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 2 हो जाएगा। अब याद करो, यही डायमेंशन आपके वर्क डन की होती है, यही डायमेंशन आपकी एनर्जी की होती है। तो अगर मान लो आपसे कह दिया जाए कि ऐसा पॉसिबल है कि एक ही डायमेंशन की अलग अलग क्वांटिटी हो, तो बिल्कुल पॉसिबल है। देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे टॉर्क का ही डायमेंशन ML स्क्वायर माइनस T माइनस 2 होता है, यही डायमेंशन होता है आपके एनर्जी का, यही डायमेंशन आपके होता है फोर्स वर्क डन का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक ही डायमेंशन अलग अलग क्वांटिटी के लिए पॉसिबल है। एंगुलर मोमेंटम, इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है वो मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है, यानी R इंटू P होता है। P मतलब मोमेंटम, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी L, और मोमेंटम का डायमेंशन अभी मैंने निकाला था, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो हो जाएगा MLT माइनस 1। देखो यहाँ पे L से L मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन निकाल सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं जिनका आप डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं या कैलकुलेशन में आ सकता है। तो अगर आगे कोई आएगा, एक और इंपॉर्टेंट ले लेते हैं, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। PV इज इक्वल टू nRT। तो R किसके इक्वल हो जाएगा, PV बाई N इंटू T। अब इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन अभी मैंने लिखी थी। प्रेशर की डायमेंशन क्या होता है, ML माइनस 1 T माइनस 2 होता है। वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा L क्यूब। अच्छा, N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होता है। देखिए ध्यान रखना, 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी हमने लिखी थी उसमें एक खुद क्या था, एक खुद नंबर ऑफ मोल्स था। तो नंबर ऑफ मोल्स भी अपना एक क्या होता है, एक
फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, इसकी डायमेंशन खुद मोल हो जाएगी, MOL लिखते हैं, MOLE नहीं लिखते हैं, मोल लिखते हैं, MOL, ठीक। और टेम्परेचर का होता है केल्विन, तो इसकी डायमेंशन केल्विन हो जाएगी। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये L-1 है और यहाँ पे L⁻³ है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर इसमें से माइनस हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा mL²T-2, और ये दोनों ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा K-1 और मोल -1, ये डायमेंशन क्या हो जाएगा, गैस कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा। याद रखना इसको, इसको याद रखना है, ये गैस कांस्टेंट की डायमेंशन हो जाएगी। तो इस तरह से हमने कुछ क्वांटिटी, ऐसे तो बहुत सारी क्वांटिटी, हजारों क्वांटिटी हो सकती हैं और ऐसे बहुत सारे डायमेंशन निकल सकते हैं सभी क्वांटिटी का, लेकिन कम से कम कुछ जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक डायमेंशन है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है और इतने तो कम से कम याद कर लेने हैं। आगे जैसे जैसे हम 11th का सिलेबस करेंगे और जैसे जैसे क्वांटिटी जाएंगी वैसे वैसे हम उनका डायमेंशन भी निकालते जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड डायमेंशन हो सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल के लिए इतना याद रखना है, और अगर कोई आगे आएगा तो हम उसको साथ साथ कैलकुलेट करते चलेंगे। जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने कहा था फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, कौन सी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक इन दोनों के बीच में भी एक कैटेगरी होती है और इस कैटेगरी को बोलते हैं सब फंडामेंटल क्वांटिटी, सब फंडामेंटल क्वांटिटीज। सब फंडामेंटल क्वांटिटीज किसका होती हैं, ये फंडामेंटल और डिराइव्ड के बीच में होती है। ऐसी दो ही क्वांटिटीज हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सब फंडामेंटल बोलते हैं। और ये दो क्वांटिटी कौन सी है, एक तो है एंगल और दूसरी है सॉलिड एंगल। एंगल का ही जो 3 डायमेंशनल वर्जन होता है उसे क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। जैसे एंगल तो आप 2 डायमेंशन में लेते हैं, जैसे मान लो कि ये आर्क है, इसने यहां पर एंगल किया तो ये क्या हो गया, एंगल हो गया। लेकिन अगर यहां पर क्या है, एक स्फेयर का पार्ट है, तो ये चारों तरफ से ऐसे बनेगा ना, तो जब यही एंगल हम 3 डायमेंशन में बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। और इसकी जो यूनिट होती है, बस याद रखना, इसकी यूनिट होती है रेडियन और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो इतना थोड़ा सा याद रखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, और ये जो तीसरी कैटेगरी होती है इसको हम बोलते हैं सब फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो सब फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, इसमें 2 ही क्वांटिटीज आती हैं, जो कि कौन सी है, एक है आपका एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल, ठीक। और इसमें जो एंगल की जो यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है स्टेरेडियन। बात करते हैं कि ये जो हमने डायमेंशन पढ़े बहुत सारे, इन डायमेंशन का यूज क्या है, क्या एप्लीकेशन है। तो इनके यूज पढ़ने के लिए हम इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 4 यूज बेसिकली पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। देखो पूरे वर्ल्ड में जनरली 3 सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, चलन में है, जो यूज में है वो पूरे वर्ल्ड में 3 सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, यूज में है। और इन सिस्टम ऑफ यूनिट को हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें हम मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, हम इसमें लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं,
और इसमें टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, एमकेएस सिस्टम, और इसी को जनरली एसआई सिस्टम बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसी को हम एसआई यूनिट भी बोलते हैं, एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम। ठीक है, जो एमकेएस होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम बोलते हैं। दूसरा जो यूनिट ऑफ सिस्टम है उसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। दूसरा जो यूनिट ऑफ सिस्टम है उसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम कौन सा होता है, इसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। अगर हम लेंथ को, इसमें हम मास को ग्राम में मेजर करते हैं, इसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और इसमें टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। तो ये दूसरा सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। और एक और यूनिट है जिसको हम जनरली यूज करते हैं या नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। भारत में तो नहीं यूज होता है ये सिस्टम, लेकिन कुछ देशों में जैसे ब्रिटेन वगैरह में यूज करते हैं इस सिस्टम को। इस सिस्टम को बोलते हैं एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसमें हम लेंथ को फुट में मेजर करते हैं। अब फुट क्या होता है, एक फुट जो आप मीटर स्केल यूज करते हैं, जो छोटा वाला होता है वो हाफ फुट का होता है, 0.5 फुट, आधा फुट का होता है, और जो बड़ा वाला स्केल है वो 1 फुट का होता है। तो आप अगर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि 1 फुट कितना सेंटीमीटर होता है। ऐसे ही पाउंड मास में मेजर होता है, मास का यूनिट होता है। और जो केक वगैरह अगर आप बर्थडे मनाते हैं तो केक वगैरह का जो मेजरमेंट होता है वो पाउंड में होता है। ठीक है, तो ये भी आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं कि 1 पाउंड कितने ग्राम का होता है। और तीसरा क्या है, सेकेंड। लेकिन ये जो सिस्टम है ये प्रचलन में नहीं है बहुत ज्यादा, इसलिए हम इसकी बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे या यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास जनरली ये दो सिस्टम हम यूज करेंगे, एमकेएस सिस्टम जिसे हम मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम बोलेंगे, और सीजीएस सिस्टम जिसको सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम बोलेंगे, और तीसरा होता है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है, ये तीन सिस्टम पूरे वर्ल्ड में क्या है, मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। तीन सिस्टम मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब फिर एक बार आप लोगों को, अगर लास्ट आपने वीडियो देखा है तो उसमें मैंने एक चीज बताया कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी को n इंटू यू लिखते हैं। यानी ये क्या है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या है, इसकी यूनिट है। जैसे आप मान लो कि आप सब्जी लेने जाते हैं और आपको 5 किलो आलू लेना है, तो आप 5 kg कहते हैं ना, तो ये 5 क्या हो गया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और kg क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो इस तरह से लिखी जाती है, n इंटू यू। न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ होगी और कुछ उसकी यूनिट होगी, तभी वो क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी सिग्निफाइज होगा। दोनों मस्ट है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए। 0 kg का कोई मतलब नहीं होता। 0 kg का कोई मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कुछ ना कुछ उसकी फिजिकल क्वांटिटी, तो कुछ ना कुछ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और कोई ना कोई एक यूनिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। और ये भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लो अगर मैं इसी 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं, तो मैं क्या लिख दूंगा, 5000 ग्राम लिख दूंगा। 5 kg को मैं अगर ग्राम में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख दूंगा, 5000 ग्राम लिख दूंगा। मैंने किया क्या है, यूनिट को अगर मैंने चेंज किया है, तो यूनिट को चेंज करने के बाद मैं देख क्या रहा हूं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी की, वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। जब मैं यूनिट चेंज कर रहा हूं तो यूनिट चेंज करते ही जो उसकी फिजिकल, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये इसी चीज को हम यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। या मैं ये ऐसे लिख रहा हूं कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं n1u1 इज इक्वल टू n2u2। अब इसका क्या मतलब है, देखो यहीं से क्लियर हो जाएगा। एक यूनिट है केजी, एक यूनिट, और दूसरा यूनिट क्या है, ग्राम है। जब मैंने क्या किया है, इस 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई।
लेकिन क्या ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग है या दोनों क्वांटिटी एक ही है? क्या 5 केजी शुगर जो होगा वो 500 ग्राम शुगर से अलग क्वांटिटी होगी या दोनों क्वांटिटी एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेगी? ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 केजी में 1000 ग्राम है तो 5 केजी में 5000 ग्राम होगा, तो दोनों ही क्वांटिटी क्या होंगी? एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेगी, ना कि दो अलग अलग क्वांटिटी को। जो दोनों ही चीजें होंगी वो एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी। ये तो क्लियर है यहां से? यानी कि हम कह सकते हैं कि N1 U1 इज इक्वल टू, और इसी चीज को मैंने लिख दिया है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। यानी हम यूनिट अगर चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज रहेगी, लेकिन इन दोनों का जो एग्रीगेट रूप है वो क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। होप ये क्लियर होगा। जैसे यहाँ 5 केजी है तो 5000 ग्राम के इक्वल है ना, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है। यहाँ पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और है, यूनिट कुछ और है, यहाँ न्यूमेरिकल, तो दोनों का प्रोडक्ट लेकिन क्या है? सेम है ना। तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया? N1 U1, इसको मैंने क्या लिख दिया? N2 U2। जब मैंने यूनिट चेंज किया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई, लेकिन ओवरऑल वो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है ना, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब अगर मैं यहां से N2 को निकालना चाहूं तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1, और यहां पर क्या मिल जाएगा? U1 बाई U2। अब अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो आपको ये पता होगा कि मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि डायमेंशन कहां से आते हैं? डायमेंशन आते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी, जो भी डायमेंशन होते हैं वो उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट से आते हैं, उसका नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। तो यूनिट से ही क्या डिराइव किए जाते हैं? डायमेंशन डिराइव किए जाते हैं। और डायमेंशन क्या होते हैं? MLT पे पावर पावर के रेज पावर के रूप में होते हैं। फिर भी मैंने कहा था डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन होता है जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में किसी क्वांटिटी को लिखते हैं और उसके ऊपर पावर रेज कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? डायमेंशन मिलता है। तो ऐसे ही अगर इसकी टर्म में बात करें, इसके टर्म में बात करें तो मुझे क्या मिल जाएगा अगर डायमेंशन इनकी है? तो N2 इक्वल टू मिल जाएगा N1, और यहां पर M1 बाई M2 टू द पावर A, L1 बाई L2 टू द पावर B, और T1 बाई T2 टू द पावर C मिल जाएगा। ये कहां से आया? U1 को क्या मान लिया? M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B और T1 टू द पावर C डायमेंशन। U1 को मैंने क्या किया? डायमेंशन लिखा। ऐसे ही U2 को मैंने डायमेंशन लिखा, और फिर M1 M2 को एक साथ, L1 L2 को एक साथ, T1 T2 को एक साथ लिख दिया। तो यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे? यूज करेंगे जब एक सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या करना होगा? दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को जब दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो हम यही फॉर्मूला क्या करेंगे? यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम ये काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू डाइन। 1 न्यूटन फोर्स को डाइन क्या है? फोर्स का यूनिट होता है, लेकिन डाइन जो होता है उसका सीजीएस यूनिट होता है, और न्यूटन क्या है? एमकेएस। मेरे पास क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू डाइन। तो फोर्स की दो यूनिट, एक न्यूटन है और एक डाइन है। न्यूटन क्या है? फोर्स का एमकेएस यूनिट है, और डाइन क्या है? उसका सीजीएस यूनिट है। मतलब मुझे एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना, और क्वांटिटी क्या है? फोर्स है। ठीक है, तो जो यहां पे जिस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना होगा वो हमेशा N1 होगा। ध्यान रखना, जो नंबर यहां पर होगा 10 न्यूटन फोर्स होता तो मेरे पास N1 क्या हो जाता? 10 हो जाता। अगर यहां 100 न्यूटन फोर्स होता तो मेरे पास N1 100 हो जाता। तो यहां पर जो भी नंबर होगा वो हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा? N1 के इक्वल हो जाएगा। फिर मैं जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन लिखूंगा। तो यहां पर मुझे किसको कन्वर्ट करना है? न्यूटन, और न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। तो फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे अगर, डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? MLT पे पावर -2, ये फोर्स की डायमेंशन होती है। अगर नहीं है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये तो पता ही होगा। तो अब देखो, ये जो है m का जो पावर है वो a है। इस फॉर्मूले में a b c क्या है? तो इस फॉर्मूले में m का जो पावर है, जो भी क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना होगा उसका डायमेंशन लिखेंगे, और उस डायमेंशन में जो m का जो पावर है वो a है।
L का जो पावर है वो B है और T का जो पावर है वो C है। यानी कि मुझे क्या मिल गया, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1 और C इक्वल टू क्या मिल गया, -2। ठीक, ये कहां से आया, मुझे क्या होगा, क्वेश्चन दिया होगा कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है उसको कन्वर्ट करना है, तो मैं देख लूंगा क्वांटिटी जो है वो है कौन सी। तो मुझे यहां मिल गया फोर्स, मैंने उस फोर्स की क्या कर ली, डायमेंशन लिख ली। डायमेंशन क्या हो गया, mlt -2 हो गया m, और m का जो पावर हो गया वो a हो गया, l का जो पावर हो गया वो b हो गया और t का जो पावर हो गया वो क्या हो गया, c हो गया। अब देखेंगे कि किस यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है। यानी जिसको कन्वर्ट करना है वो क्या है, 1 है, और जिसमें कन्वर्ट करना है वो क्या है, 2 है। तो यहां पर न्यूटन है, न्यूटन को कन्वर्ट करना है। न्यूटन क्या है, एमकेएस यूनिट है। न्यूटन क्या है, एमकेएस यूनिट, और डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट है। तो यहां पर जो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है वो एमकेएस है और जो दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है वो क्या है, सीजीएस है। तो यहीं से मुझे m1, m2 और L1 मिलेगा। जो पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में उसमें जो जिस भी हम यूनिट में मास को मेजर करेंगे वो m1 है, जिसमें हम लेंथ को मेजर करेंगे वो L1 है और जिसमें t को मेजर करेंगे वो T1 है। यानी कि अगर m के है तो सीधे सीधे m1 1 kg, L1 1 मीटर और T1 1 सेकेंड। तो यहां पर चूंकि ये एमकेएस है, देखो जिसको कन्वर्ट करना है वो हमेशा 1 होगा और जिसमें कन्वर्ट करना है वो हमेशा 2 होगा। अगर 1 एमकेएस है तो m1 मास 1 kg, यानी कि m1 1 kg, L1 1 मीटर और टाइम 1 सेकेंड हो जाएगा। और जो दूसरा यूनिट ऑफ सिस्टम है वो क्या तुम्हारा सीजीएस है, तो सीजीएस में जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम। क्यों, क्योंकि सीजीएस में क्या बताया था, मास को किसे मेजर करेंगे, ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में। तो यहां पर L2 क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर और टाइम क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। तो अब देखो फिर से एक बार ध्यान देना कि मुझे सबसे पहली बात कि मैंने क्या किया, मुझे देखो यहाँ पे फॉर्मूला याद रख लेना है। ये चीज बताया कहां से आ रहा है, ये वही N1 U1 = M2 U2 से आ रहा है। N1 कहां से मिला, मुझे दिया हुआ है कि 1 न्यूटन फोर्स को डाइन में कन्वर्ट करो, तो जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो हमेशा 1 न्यूटन होगा, 1 होगा, वो N1 की वैल्यू होगी। अगर 10 न्यूटन होता तो N1 की वैल्यू 10 हो जाती, अगर यहाँ 100 न्यूटन होता तो N1 की वैल्यू 100 हो जाती। तो इस तरह से क्या होगा, मैं निकालूंगा इसको। ए बी सी कहां से मिलेगा, जिस भी क्वांटिटी को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, उसकी डायमेंशन लिखी। उस डायमेंशन में जो m का जो पावर है वो a है, l का जो पावर है वो b है और t का जो पावर है वो क्या है, c है। तो यहां से मुझे a b c मिल गया। फिर जो पहली क्वांटिटी जिसको कन्वर्ट करना है उसमें जो यूनिट्स है वो मास का, लेंथ का और टाइम का, और जिसमें कन्वर्ट करना वो हमेशा क्या होगा, सेकेंड होगा, 2 होगा, m2 L2 T2 होगा। तो चूंकि सेकेंड मेरा क्या है, सीजीएस है, तो मेरा m2 क्या हो गया, 1 ग्राम, L2 क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर और T2 क्या हो गया, 1 सेकेंड। तो इस तरह से हम ये चीज आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पे मुझे निकालना है, तो N2 = N1 क्या है, 1 m1 देखो क्या है यहाँ पे, m1 यहाँ पे 1 kg, तो m1 क्या है, 1 kg अपॉन 1 ग्राम पावर 1, a कितना है, 1 है। ऐसे ही L1 क्या है, 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर पावर 1, क्यों, b क्या है, 1 है। ऐसे ही 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर -2। यहां पर अगर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करें तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1, ये लिख सकता हूं 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। ऐसे ही मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट करके इनको पहले काट लेंगे, और यहाँ 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट गया, यहाँ पर 1 आ गया। 1 पे कोई भी पावर हो 1 होती है वैल्यू उसकी, 1 पे कोई भी पावर हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो ये चीज तो 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर कट गया, यहाँ पे क्या मिल गया, 1000 × 100, यहाँ मुझे क्या मिल गया, 1000 × 100 मिल गया। और देखो पावर गिन लेते हैं, 3 और 2 5, यानी 10⁵ आ गया। यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया,
अब देखो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो गया कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, 10 की पावर 5 डाइन होंगे। 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, 10 की पावर 5 डाइन होंगे। तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम एक यूनिट ऑफ सिस्टम को दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट 1 जूल एनर्जी इनटू अर्ग, या उल्टा कर देते हैं इसको, टेन अर्ग इंटू जूल। तो अभी मेरे पास मुझे क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखो यहां पर जो भी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। तो मुझे n1 क्या मिल गया, 10 मिल गया। यहाँ जो भी नंबर होगा हमेशा n1 होगा। तो मुझे अब देखो पहला जो यूनिट है मेरा वो क्या है, यहाँ पर सीजीएस है। पहला यूनिट क्या है यहाँ पे, सीजीएस है। और जूल किस्म का यूनिट है, जूल है एमकेएस यूनिट। जूल क्या है, एमकेएस यूनिट है। अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट है। और जूल क्या है, एमकेएस यूनिट है। तो अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है। ठीक, तो सबसे पहले डायमेंशन लिख लेंगे। अर्ग या जूल कोई भी देख लो, किसकी यूनिट है, वर्क डन होता है। जूल का यूनिट क्या होता है, वर्क डन। तो डायमेंशन लिख लेंगे किसका, वर्क डन का। डायमेंशन ऑफ वर्क डन क्या होता है, ml स्क्वायर t-2 ऐसे होता है। तो यहां पर देखो m का जो पावर है वो a हो जाएगा, l का जो पावर है वो b हो जाएगा, तो b = 2, और t का जो पावर है वो c हो जाएगा। तो मुझे a b c मिल गया। ठीक है, अब क्या है, अब देखो पहला जो यूनिट है इस केस में वो सीजीएस है, जिसको कन्वर्ट करना है वो सीजीएस है। यानी कि m1 जो होगा 1 ग्राम, L1 जो होगा 1 सेंटीमीटर, और T1 जो होगा वो तो 1 सेकेंड होगा। ठीक, मुझे ये कहां से मिला, जो पहला यूनिट है जिसको मुझे कन्वर्ट करना है वो क्या है, सीजीएस है। और सीजीएस में मास को हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। ऐसे ही जो ये है आपका जूल, जूल क्या है, एमकेएस है। तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें, तो एमकेएस में मास किस में मेजर करेंगे, केजी में मेजर करेंगे। लेंथ किस में मेजर करेंगे, लेंथ मीटर में मेजर करेंगे। और टाइम तो सेकंड में मेजर करेंगे। तो इस तरह से मुझे क्या मिल गया, एबीसी मिल गया। तो होप आप लोगों को क्लियर होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, जो यहाँ पे जैसे कन्वर्ट करना है 10 अर्ग इंटू जूल, तो जो भी नंबर होगा वो हमेशा n1 होगा। क्लियर। फिर देख लेते हैं कि जो मुझे कन्वर्ट करना है वो किस चीज को कन्वर्ट करना है, वो किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, वर्क डन की यूनिट है। तो वर्क डन का मैंने डायमेंशन लिख लिया। m का जो पावर है वो a आ गया, l का जो पावर है वो b आ गया, और t का जो पावर है वो c आ गया। अब देखेंगे कि पहला वाला जिसको कन्वर्ट करना है वो किस में है। तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि अर्ग है। अर्ग याद रखना पड़ेगा, अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट है। तो सीजीएस यूनिट है, तो सीजीएस आते ही मेरे दिमाग में क्या है, पहला सीजीएस है। यानी कि मास को मैं ग्राम में मेजर करूंगा, लेंथ को मैं सेंटीमीटर में, और टाइम को मैं सेकंड में मेजर करूंगा। ऐसे ही जो दूसरा है वो क्या है, एमकेएस यूनिट है। तो मास को मैं केजी में मेजर करूंगा, लेंथ को मैं मीटर में, और टाइम को क्या करूंगा, सेकंड में मेजर करूंगा। तो होप कैसे ये निकालते हैं, m1 L1 T1, m2 L2 T2 और ABC कैसे निकालते हूं, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फिर वही वैल्यू रख देंगे। तो n2 इक्वल टू क्या हो गया, n1 क्या है यहाँ पे 10 है, और m1 क्या है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम अपॉन 1 kg पावर 1। ऐसे ही L1 क्या है 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर पावर 2, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर -2। क्लियर। बस एबीसी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी। अब यहां पर क्या आ गया मेरा 10 और 1 ग्राम, और केजी को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 ग्राम। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर, और मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये 1 सेकेंड कट जाएगा, 1 पे कोई पावर हो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे ग्राम ग्राम से कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ पे 10 इंटू 1/1000, और यहाँ पे ध्यान रखना स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 1/100 इंटू 1/100। एक जीरो कट जाएगा, यहाँ से मिल क्या जाएगा, बचा क्या, एक जीरो कट गया ये, तो 2 0 2 0 6 0 आ जाएगा। और ऊपर जाके 10 की पावर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं
कि 10 अर्ग जो होगा, 10 अर्ग जो होगा वो 10 की पावर -6 जूल के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक यूनिट ऑफ सिस्टम को दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्जन होता है। जो डायमेंशन फॉर्मूला का पहला एप्लीकेशन है वो इस तरह से करते हैं। होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। ठीक है।